सो वेलकम टू दिस क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अकबर के बारे में, तो अकबर का कुछ थोड़ा सा रह गया था। आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे अबाउट लेटर मुगल्स एंड सारा हम मुग़ल एम्पायर कवर कर देंगे और हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आती है और बाकी के कंपनीज़ के बारे में भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी क्लास है आज की। सो अकबर के कुछ कोर्ट एंड कल्चर थे जो ये रह गए थे पढ़ाना मुझे लास्ट क्लास में। अब मैं आपको बताती हूँ। एक इसने बनवाया था दीवान आम। दीवान आम होता था कि जो लोकल जो लोग हैं उनकी बैठक होती थी दीवान आम में, यानी कि जो आसपास के जो लोकल लोग हैं, जनता, वो बैठ के अपनी बातें डिस्कस कर सकती है। दीवान खास मतलब अकबर के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वही बैठेंगे, उसके कोर्ट के लोग, और वो बैठ के लीगल डिस्कशन करेंगे, अपने मैटर सब डिस्कस करेंगे। एंड एक और चीज़ थी अकबर की, तुलादान सिस्टम। तुलादान सिस्टम क्या होता था, अकबर कोई भी वोट जीतेगा तो जितना उसका वेट होता है वो अपना वेट तोलेगा और जितना उसका वेट होगा उतना ही वो सोना गरीबों में दान कर देगा। इसकी बिल्डिंग्स हैं आगरा का फोर्ट, फ़तेहपुर सीकरी, इलाहाबाद का फोर्ट, बुलंद दरवाज़ा फ़तेहपुर सीकरी में, एंड जोधाबाई का महल फ़तेहपुर सीकरी में है, एंड इबादत खाना। और 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है। अकबर की डेथ के बाद अकबर का बेटा आता है जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड होता है 1605 to 1627। अकबर का बेटा है, मदर इसकी है जोधाबाई, ठीक है। चाइल्डहुड नेम है इसका सलीम। अब अकबर जो होता है ना, उसे ब्लेस करता है शेख सलीम चिश्ती, जिसकी मदद से, उनकी ब्लेसिंग से अकबर को बेटा होता है जहांगीर। ओके, तो आपसे पूछा जाता है कि जहांगीर को मतलब कैसे हुआ था जहांगीर। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है हु ब्लेस्ड अकबर टू हैव जहांगीर, तो आपको बताना पड़ेगा शेख सलीम चिश्ती। मतलब ये पंडित टाइप ही थे, इनकी ब्लेसिंग से अकबर को बेटा होता है जहांगीर। ही पनिश्ड हैंग टिल डेथ टू 5th सिख गुरु अंगद देव। तो इन्होंने जो हमारे 5th सिख गुरु थे, जो सिखों के गुरु हैं ना वो टोटल 10 हैं, बट जो 5वें सिख के गुरु थे अंगद देव नाम था उनका, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो 5th सिख गुरु कौन थे, तो आप बता देना अंगद देव थे। तो अंगद देव को इसने क्या करा था, फांसी पे लटका दिया था। ओके, अब 1585 में इसकी मतलब शादियां जो होती हैं मुगल्स की, उनकी वाइफ ज़्यादा होती हैं, मतलब उन्होंने बहुत सारी मल्टीपल मैरिज करते थे मुगल्स एम्परर। तो 1585 में इसकी शादी होती है मानबाई से, 1587 में होती है जगत गोसाई से। अभी इसकी शादी पढ़ने से पहले ना, मैरिजेस पढ़ने से पहले हम थोड़ा पहले का देख लेते हैं कि क्योंकि जहांगीर के टाइम पीरियड में और जो कंपनीज आई थी इंडिया में वो रन कर रही थी, बाहर की यूरोपियंस आ गए थे इंडिया में। ओके, तो हम पहले वो देखते हैं, पैरेलली लेके चलेंगे दोनों, कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी आएगी जहांगीर के टाइम पीरियड पे, और जो कंपनी ट्रेड कर रही है मैं पहले आपको उनकी भी स्टोरी बता देती हूँ थोड़ा सा। सबसे पहली कंपनी जो इंडिया में आती है वो होती है पोर्टुगीज़, ठीक है। पोर्टुगीज़ सबसे पहले आती है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, देखो इसके फर्स्ट गवर्नर होते हैं। जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बट अभी हम पढ़ेंगे पूरा अपनी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। 1857 का रिवोल्ट, फिर जो गवर्नर जनरल्स होंगे, फिर हमारी जो आगे कांग्रेस बनेगी और गांधी जी आएंगे, वो सब हम अब पढ़ेंगे। बट मैं आपके लिए इसके लिए अलग से लेक्चर बना दूँगी, बट मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझाती हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है ना, अच्छे से डीपली समझ के चलना है, क्योंकि हिस्ट्री एक स्टोरी होती है। तो सबसे पहली कंपनी आई थी पोर्टुगीज़। पोर्टुगीज़ इंडिया में क्यों आए थे? पोर्टुगीज़ का सबसे पहले तो आए थे बार्टोलोम्यू डियास। हम तो ये कहते हैं कि वास्को डिगामा पहले आए थे, नहीं, वास्को डिगामा तो आए थे बट वो इंडिया तक आ गए थे, ठीक है। बट जो ईस्ट की खोज करने के लिए निकले थे ना, वो थे बार्टोलोम्यू डियास। तो वास्को डिगामा आते हैं 1498 में कैलीकट में, इंडिया में नीचे, ठीक है, साउथ में। वहाँ पे जो राजा होता है ना उस टाइम पे वो होता है जिमोरिन। अब जिमोरिन जो राजा होता है ना, लालची होता है। ये सोचता है कि कोई बाहर से आया ना तो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया होगा, ठीक है, गिफ्ट लाया होगा, तो लालच में जाता है। और पोर्टुगीज़ से लोग मतलब पोर्टुगल से आते हैं
ईस्ट से आते हैं। ईस्ट में इंडिया ही नहीं, एशिया में और बहुत सारी कंट्री आती है, उसमें से एक होता है इंडिया। ओके, तो ये ईस्ट में ट्रेड करने के लिए आते हैं। यहाँ पे आने के इनके क्या रीज़न होते हैं? देखो, यहाँ पे आने का रीज़न ये होता है, एक तो लकड़ी, लकड़ी होती थी टिम्बर, ठीक है, मजबूत लकड़ियाँ यहाँ पे मिलती थी। दूसरा जो यूरोप है वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती थी, बहुत ज़्यादा ठंड। तो इन्हें ठंड से बचने के लिए ना क्या चाहिए होता था? मिर्च, मसाले। जितना मसाला खाएंगे ना ये स्पाइसी, उतने ही इनमें गर्मी रहेगी, ठीक है। तो ये आते थे मसालों के लिए, स्पाइसेस के लिए। तो और साउथ में मसाले बहुत अच्छे मिलते थे। तो जिमोरिन आता है कैलीकट में, ठीक है, वहाँ पे जिमोरिन राजा होता है कैलीकट में। तो वास्को डी गामा आता है ना, तो मसालों का सामान लेके पोर्टुगल वापस चले जाता है और वहाँ पे 60 टाइम्स कॉस्ट पे बेचता है। मानो यहाँ से 10 रुपये का खरीदा, बट वहाँ पे 100 रुपये का बेच दिया। मसाले यहाँ से 10 रुपये के लेके चले गए और वहाँ पे 100 का बेचा, तो इनका कितना फ़ायदा है। तो सबसे पहले पोर्टुगीज़ कंपनी आई, पोर्टुगीज़ के बाद आती है डच कंपनी। डच अट्रैक्ट हो जाते हैं, डच आते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, 1602 में एंट्री करती है, ठीक है। 1498 वास्को डी गामा। मतलब 100 साल तो पोर्टुगीज़ की जो कंपनी है इन्होंने आराम से ट्रेड करा। डच यहाँ पे बेसिकली ट्रेड मतलब कोई रूल इस्टेब्लिश करने नहीं आए थे, ये भी अपने ट्रेड के लिए आए थे बस, ठीक है। तो ये इम्प्रेस हो जाते हैं। डच आते हैं 1602 में। डच अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाता है। फिर 1600 में मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई 1602 में। 1600 में आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इस कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ना, इसे वहाँ की क्वीन से ना मोनोपोली प्राप्त होती है। मोनोपोली क्या होता है? एकाधिकार, कि भाई हम ईस्ट में जाएंगे और ट्रेड करेंगे और हमारे अलावा कोई और कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती। बट यहाँ पे पहले से ही कौन ट्रेड कर रहा था? पोर्टुगीज़ और डच। पहले मतलब अंग्रेज़ों से भी पहले पोर्टुगीज़ और डच ट्रेड कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो 100 सालों तक तो पोर्टुगीज़ को किसी ने तंग नहीं करा, कोई टेंशन नहीं थी। बट इनकी पोर्टुगीज़ की ट्रेड इतनी अच्छी थी कि इन्होंने ये देखा बाकी की कंपनियों ने कि भाई ये तो बंदा बहुत बढ़िया कमा रहा है, सही बिल्कुल सही बिजनेस कर रहा है, यहाँ पे बढ़िया खींच रहा है, तो है ना। तो इन्होंने ये देखा, तो ये भाई इम्प्रेस हो गए, भाई इतना पैसा कमा रहा है, 10 रुपये का खरीदता है, 100 रुपये का जो है ना बेच देता है मसाले, राइट। तो इन्होंने ये देखा, इम्प्रेस हुए। स्टोरी की तरह सुनो तो फिर क्या होता है कि यूरोप की बाकी कंपनियाँ इम्प्रेस होती हैं, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है फिर इंडिया में। फिर आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्हें मोनोपोली प्राप्त होती है कि आपके अलावा कोई और ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। इन्हें चार्टर मिलता है कोई इनसे वहाँ से कि आप जाओ ईस्ट में ट्रेड करो इंडिया में, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1600 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एक बंदा जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंग, जहांगीर के टाइम पीरियड पे आता है इंडिया में, एंट्री करता है 1608 में। जहांगीर के पास जाता है और बोलता है भाई मुझे ट्रेड करने की यहाँ पे परमिशन दे दो। और क्योंकि लालची होते हैं, जो इंडियंस होते हैं ना लालची होते हैं, ये इम्प्रेस हो जाते हैं कि इन्हें लगता है कि बाहर से कोई आया ना तो मेरे लिए गिफ्ट वगैरह लाया होगा। तो जहांगीर जो होता है ना मूर्ख होता है और ये परमिशन दे देता है कैप्टन हॉकिंग को। और क्योंकि पहले आते हैं ना तो उनको कोई ऐसे वो नहीं होता कि यहाँ पे टेरिटरी इस्टेब्लिश करेंगे, हमारे इलाके को हड़पेंगे, ठीक है। ये सब इनका प्लान्स नहीं होते। बट जब ये देखते हैं आगे चल के कि एक बैटल होती है, पढ़ाऊँगी मैं आपको, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जब वो वहाँ पे जीत जाते हैं, सिराजुद्दौला को हरा देते हैं, तो फिर इन्हें लगता है कि भाई हम तो जीत रहे हैं। फिर बैटल ऑफ बक्सर भी जीत जाते हैं, तो फिर ये यहाँ पे रूलिंग पावर बन जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, ठीक है। तो मुग़ल रूल एंड हो जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसे टेक ओवर कर लेती है। तो 1608 में जहांगीर के कोर्ट में आता है कैप्टन हॉकिंग, और 1615 में आता है थॉमस रो नाम का बंदा जहांगीर के कोर्ट में, और वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन मांगता है थॉमस रो, और जहांगीर से फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन दे भी देता है। और 1615 में इंग्लिश अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाता है, ओके। तो जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ेंगे तो इसमें बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया क्योंकि हमें मुगल्स एंड जो हमारा
मुगल्स पीरियड है एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ों के बारे में साथ में ही पढ़ना होता है, तो इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी था कि पोर्टुगीज़, डच और इंग्लिश तीनों अपने साथ साथ ट्रेड कर रहे हैं, अभी तक कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। तो हमने डच को छोड़ दिया। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली मसूलीपट्टनम में 1605 में। पोर्टुगीज़ ट्रेड कर रहे हैं बड़े आराम से। अंग्रेज़ घुस चुके हैं इंडिया में, अंग्रेज़ भी अपनी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। 1608 में घुस गए हैं इंडिया में जहांगीर के कोर्ट में कैप्टन हुकिंग, और फिर 1615 में विलियम थॉमस रो एंड 1608 में कैप्टन हुकिंग। तो इन्होंने फैक्ट्री लगा ली अपनी सूरत में और ये आराम से ट्रेड कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं हम जहांगीर, ठीक है। तो अब हम जहांगीर पे वापस आ गए हैं, क्योंकि मुग़ल एंड ब्रिटिश एक साथ चलता है, पैरेलली चलता है, ठीक है। और फिर मुग़ल अम्पायर, सच बताऊं तो देखो, मुग़ल अम्पायर में कब तक जान थी, जब तक औरंगज़ेब था। औरंगज़ेब आएगा अभी, तब तक मुग़ल अम्पायर में दम था। औरंगज़ेब के बाद जितने भी लेटर मुग़ल्स आएंगे सब वीक पड़ जाते हैं और मुग़ल अम्पायर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। टोटल बात करी जाए तो टोटल मुग़ल्स कितने थे? टोटल मुग़ल्स पूरे 12 थे, ठीक है। 12 मुग़ल एम्परर थे टोटल। अब औरंगज़ेब तक दम था, औरंगज़ेब छठा मुग़ल एम्परर था। उसके बाद से जो बाकी के 6 बंदे आते हैं लेटर मुग़ल्स, वो सब वीक पड़ जाते हैं, वीक ही होते हैं, मरते रहते हैं। कोई कुछ कम टाइम पीरियड टिकते हैं और मुग़ल अम्पायर एंड हो जाती है पूरी, और मुग़ल अम्पायर को ख़त्म हो जाती है एंड ब्रिटिश उसे ओवरटेक कर लेता है। तो अभी हम ब्रिटिश को छोड़कर आ गए हैं, ब्रिटिश अपनी ट्रेड कर रहा है। अब हम आगे का जहांगीर का देखते हैं। तो मैरिजेस इनकी, जो मुग़ल एम्परर होते हैं इनकी मल्टीपल मैरिज होती थी। ये ऐसे ही थोड़े बेकार कैरेक्टरलेस टाइप ही थे, मतलब ये समझ लो। तो इनकी शादियां ज़्यादा करते थे ये। तो मानबाई से इसकी शादी होती है 1585 में, 1587 में जगत गोसाई से, 1611 में मेहरुन्निसा से टाइटल। मेहरुन्निसा फेमस है, इन्हें टाइटल मिलता है नूरजहान का। जहांगीर की 3rd वाइफ होती है ये, और ठीक है। नूरजहान के फादर होते हैं मिर्ज़ा गियास बेग। मिर्ज़ा गियास बेग को, नूरजहान के फादर को, ये बहुत फेमस है, ठीक है। ये नचनिया मतलब नाचती थी ये, ओके। तो इन्हें टाइटल मिलता है मिर्ज़ा गियास बेग को इत्माद का टाइटल, जो कि इन्हें अकबर देते हैं। तो आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इत्माद का टाइटल मिर्ज़ा गियास बेग को किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए अकबर ने दिया था। और मिर्ज़ा गियास बेग कौन होते हैं? नूरजहान के फादर होते हैं। नूरजहान इज़ द 3rd वाइफ ऑफ जहांगीर। अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जहांगीर के टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ बिल्डिंग्स पेंटिंग्स कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके टाइम पीरियड पे ना पेंटिंग्स बनती थी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। तो इसके टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग्स कहा जाता है। चैन ऑफ जस्टिस, जहांगीर ने एक चैन ऑफ जस्टिस बनवाई थी, मतलब न्याय की चैन। मतलब किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है तो उस चैन को दबा दो, मतलब उस चैन को, ऐसी चैन थी वो, ठीक है। किंग ऑफ जस्टिस इन्हें माना जाता है कि ये न्याय के किंग है, जस्टिस के किंग है। तो मैंने आपको बताया ना, अब जहांगीर के टाइम पीरियड पे जो है ना, पहले 1498 में इंडिया में पोर्टुगीज़ आ चुका है, एंट्री कर चुका है। मसालों के लिए आया था, लकड़ियों के लिए आया था, मसाले लेने के लिए आया था, अच्छे से ट्रेड कर रहा था। उसको देख के और कंपनियाँ इम्प्रेस हो गई थी। तो पोर्टुगीज़ के बाद डच के बाद अंग्रेज़ों की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड देन लास्ट में आएगी फ्रेंच। ये यूरोपियंस है, PDEF। पोर्टुगीज़ आएंगे, फिर डच आएंगे, फिर इंग्लिश आएंगे, फिर फ्रेंच आएंगे लास्ट में। बट इंडिया से सबसे पहले तो पोर्टुगीज़ आए थे, बट इंडिया में सबसे बाद में पोर्टुगीज़ गए थे, ठीक है। जब गोवा आज़ाद हुआ था 1960 में, जब गए थे पोर्टुगीज़ यहाँ से टोटली, ठीक है। तो हमने ये देखा कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ चुकी है, जो कि तीसरी कंपनी है, यूरोपियन कंपनी। एंड 1608 में कैप्टन हुकिंग आते हैं जहांगीर के कोर्ट में, परमिशन लेते हैं, बोलते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे ट्रेड करनी है। जहांगीर लालची होता है, हाँ कर देता है। और 1612-13 में कोई इनकी डच से बैटल होती है, जिसमें डच को हरा देते हैं ये। और 1615 में थॉमस रो आते हैं इंडिया में, और वो भी फैक्ट्री लगाने की परमिशन लेते हैं जहांगीर से, और जहांगीर ने परमिशन दे देता है। तो 1615 में अंग्रेज़ अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाते हैं, ओके। मसूलीपट्टनम में तो डच की फैक्ट्री थी, ओके।
तो 1615 में इंग्लिश अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में लगाते हैं। हम पैरेलली दोनों चीज़ों को देखेंगे, मुगल्स को भी और अंग्रेज़ों को भी। ध्यान रखना कि ये तीनों कंपनियां अपना बिजनेस इंडिया में कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं और इन्हें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन ऑटोबायोग्राफी होती है जहांगीर की, तुजुक-ई जहांगीरी, पर्शियन लैंग्वेज में होती है। पर्शियन लैंग्वेज जो लैंग्वेज है वो मुग़ल एम्पायर की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज होती है ना जिसमें हम सारे वर्क करते हैं और जो भाषा हम बोलते हैं, तो वो होती है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो तुजुक-ई जहांगीरी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। टॉम्ब इसका कहाँ है? लाहौर में है जहांगीर का। एंड 1627 में जहांगीर की डेथ हो जाती है। फिर आते हैं जहांगीर के बेटे शाहजहां, 1628 to 1658, मतलब 30 ईयर्स शाहजहां का रूल चलता है। शाहजहां का चाइल्डहुड नेम है खुर्रम एंड इसकी वाइफ है अर्जुमंद बानो। ओके, तो चाइल्डहुड नेम खुर्रम किसका है? एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप बताओगे किसका है? शाहजहां का है। वाइफ इसकी कौन सी है? अर्जुमंद बानो। अब इनकी वैसे बहुत सारी वाइफ होती थी, तो बट जो इम्पोर्टेंट है हमें वही वाली पढ़नी होती है, ठीक है। तो अर्जुमंद बानो इनकी वाइफ का नाम है। इट वॉज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ बिल्डिंग्स। तो शाहजहां के टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ बिल्डिंग्स कहा जाता है, क्योंकि भाई शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल। सबसे जो विश्व के 7 अजूबे होते हैं उसमें से एक है ताजमहल। तो इनके टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ बिल्डिंग्स बोला जाता है। फिर 1632 में इन्होंने बैटल लड़ी थी अगेंस्ट पोर्टुगीज़ से इनकी लड़ाई हुई थी। वो हम पढ़ेंगे जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ेंगे, तो उस चीज़ को डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर इन्होंने एक सिटी बनवाई थी शाहजहानाबाद इन दिल्ली। शाहजहानाबाद सिटी है, मतलब इनके नाम पे ये शाहजहानाबाद सिटी, ओल्ड दिल्ली में, ठीक है। टू बिकम एन एम्परर औरंगज़ेब अरेस्टेड हिम इन आगरा फोर्ट। तो एम्परर बनने के लिए औरंगज़ेब ने इन्हें अरेस्ट कर लिया था आगरा के फोर्ट में 1658 में। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा सिक्को छोटा बेटा, सबसे छोटा दारा सिक्को, फिर औरंगज़ेब, देन फिर सुगा और मुराद, ठीक है। दारा सिक्को सबसे बड़ा, उल्टा बोल दिया मैंने, दारा सिक्को सबसे बड़ा था, फिर औरंगज़ेब था, फिर सुगा था और सबसे छोटा था मुराद। तो ये 4 बेटे थे औरंगज़ेब के। अब औरंगज़ेब इसमें दूसरे नंबर का था। तो सबसे जो फेमस या सबसे मान लो सबसे क्रूल बच्चा जो इसका था ना, सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा, वो था औरंगज़ेब। अब ये क्या करता है औरंगज़ेब? ये अपने पापा को, शाहजहां को, आगरा के फोर्ट में बंद कर देता है, जिसके रिजल्टेंट जो शाहजहां है उसकी डेथ हो जाती है आगरा के फोर्ट में बंद रहने से। 1658 में बंद करता है और 1666 तक 8 साल ये आगरा के किले में फोर्ट में बंद रहते हैं, वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। अब जो शाहजहां की बिल्डिंग से इसको पढ़ते हैं, तख्ते तोश बनवाई है इसने, फिर इसने नगीना मस्जिद बनवाई है, ताजमहल इसने बनवाया है, ठीक है। ताजमहल वेरी फेमस। 22 साल लगे थे ताजमहल को बनवाने में, 50,000 वर्कर्स लगे थे और 1000 एलिफेंट्स लगे थे, ओके। फिर रेड फोर्ट, लाल किला दिल्ली में इसने बनवाया है, जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां ने बनवाई है, और मोती मस्जिद किसने बनवाई है? शाहजहां ने। मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ ताजमहल, ताजमहल को किसने बनवाया है, मतलब ताजमहल का डिज़ाइन किसने कंस्ट्रक्ट करा है? उस्ताद अहमद लाहौरी एंड उस्ताद ईशा खान, ठीक है। फिर औरंगज़ेब आएगा, शाहजहां का बेटा। शाहजहां के 4 बेटे थे ना, दारा सिक्को सबसे बड़ा है, तो औरंगज़ेब आएगा, मतलब शाहजहां का सेकेंड चाइल्ड औरंगज़ेब। 1658 to 1707 इसका रूल रहता है। क्रूल होता है, ये अपने आप को टाइटल देता है आलमगीर। आलमगीर का टाइटल ये खुद को देता है, ठीक है। मतलब टाइटल जो होते हैं ना, एक तो ये होते हैं खुद को देते हैं, एक होता है कि टाइटल्स इन्हें लोगों ने दे दिए। तो औरंगज़ेब अपने आप को टाइटल देता है आलमगीर का। क्रूल, बहुत ज़्यादा क्रूल था, सबको मारता था। जिंदा पीर और शाही दरवेश का टाइटल इसे लोग देते हैं, ठीक है। तो जिंदा पीर एंड शाही दरवेश, ये टाइटल किस मुग़ल एम्परर को लोगों ने दिया है? तो औरंगज़ेब को दिया है जिंदा पीर का टाइटल लोगों ने। आलमगीर का टाइटल भी किसका है? औरंगज़ेब का है। फिर इसकी बैटल होती है बैटल ऑफ देवराई
1659 में, जिसमें ये दारा सिक्कों को हरा देता है, मतलब अपने बड़े भाई को हरा देता है, और ये दारा सिक्कों को मार भी देता है। अपने पापा को तो, शाहजहां को तो, और आगरा के किले में बंद कर देता है। शाहजहां वहाँ पे तड़पता रहता है और उसकी 8 साल बाद वहीं पे बूढ़ा होते होते ना उसकी डेथ हो जाती है, शाहजहां की। और जो मुमताज़ महल थी उसकी वाइफ, उनको जब 14 चाइल्ड हुआ था तो तब उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद वो बनवाते हैं उनकी याद में ताजमहल। एंड औरंगज़ेब अपने पापा शाहजहां को बंद रखता है आगरा के किले में, और जो इनका भाई होता है दारा सिक्को, उसको मरवा देता है। किस चीज़ पे मरवाता है कि भाई इसने इस्लाम का जो है ना, इस्लाम धर्म का अपमान किया है, इस चीज़ का ब्लेम करके उसे मार डालता है दारा सिक्को को, अपने बड़े भाई को। बैटल ऑफ देवराई हुई थी इसकी, इसने दारा सिक्को को इसमें हरा दिया। भगवत गीता को ट्रांसलेट कराया इसने पर्शियन में, मतलब भगवत गीता जो है हिंदुओं की सैक्रेड बुक है, तो उसको इसने पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी मुग़ल एम्पायर की, उसमें पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है इसने भगवत गीता को। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विच मुग़ल एम्परर ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू पर्शियन लैंग्वेज, दैट इज़ औरंगज़ेब। आफ्टर दैट ही मर्डर्ड हिज ब्रदर ऑन द बिहाफ ऑफ कंडेम ऑफ इस्लाम। तो इसने अपने भाई दारा सिक्को को मरवा दिया था, ये बोल के कि इसने इस्लाम धर्म का कंडेम किया है, यानी कि अपमान किया है। और पापा को तो मैंने आपको बताया ना, ध्यान रखना, शाहजहां को इसने बंद कर दिया था 1658 में आगरा के किले में, और 1666 में शाहजहां की डेथ हो गई थी वहीं पे आगरा के फोर्ट में। 1659 में इसकी कोरोनेशन सेरेमनी, मतलब जब ये राजा बनते थे ना तो अपना राज तिलक करवाते थे, तो कोरोनेशन सेरेमनी होती है वो, तो इन्होंने करी थी रेड फोर्ट में, जो इन्होंने रेड फोर्ट लाल किला बनवाया भी है, ठीक है, औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब सेलिब्रेटेड कोरोनेशन सेरेमनी 2 टाइम्स। तो इसने अपनी जो राज तिलक है ना, इसने 2 बार किया है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि विच मुग़ल एम्परर सेलिब्रेटेड इज कोरोनेशन सेरेमनी 2 टाइम्स, तो डैट इज़ औरंगज़ेब, लिखना पड़ेगा आपको औरंगज़ेब। 1669 में ही अबोलिश ज़रोका दर्शन, जो ज़रोका दर्शन इसने अबोलिश कर दिया। 1669 ही टर्मिनेटेड ऑल द मुस्लिम्स फ्रॉम हिज कोर्ट, इसने अपने सारे मुस्लिम्स को अपने कोर्ट से हटा दिया। 1670 में इसने तुलादान सिस्टम, जो अकबर का सिस्टम होता था, वो इसने हटा दिया। ही अबोलिश नारोज फेस्टिवल, तो नारोज एक फेस्टिवल था, मैंने बताया था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था वो, जो दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहले इंसान थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने चलाया था नारोज फेस्टिवल, जो कि पर्शियन का फेस्टिवल होता था, वो इन्होंने हटा दिया। और तुलादान सिस्टम भी इसने हटा दिया। और बिल्डिंग्स क्या है इसकी, मोती मस्जिद है, ठीक है, रेड फोर्ट दिल्ली में, बीबी का मकबरा है, मतलब ताजमहल की ना बिल्कुल फ़ोटोकॉपी है वो, जैसे वाइट ताजमहल होता है ना हमारा जो मेन ताजमहल है, तो बिल्कुल ताजमहल जैसी ही दिखने वाली एक बिल्डिंग है, सेम बिल्कुल डिट्टो ताजमहल की कॉपी करके इसने बीबी का मकबरा बनवाया है, जो कि ब्लैक ताजमहल जिसे कहते हैं, औरंगाबाद में। और इसने इसका टॉम कहाँ है, औरंगाबाद में। और इसकी वाइफ कौन है, शाहजहां की दिलराज बानो और अर्जुमंद बानो, जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, डेट इज़ 3rd वाइफ, एंड ईरानिया नहीं है, ठीक है, दिलराज बानो। अब हमने देख लिया औरंगज़ेब तक हमने सब पढ़ लिया, ठीक है। तो जो मुग़ल एम्परर थे उनमें बस दम कब तक था, मैंने आपको बताया, ओनली मुग़ल्स में पावर औरंगज़ेब तक थी। औरंगज़ेब 6ठा मुग़ल एम्परर था, शाहजहां का बेटा था। औरंगज़ेब के बाद जो अब मैं आपको पढ़ाऊँगी वो हैं लेटर मुग़ल्स। अब टोटल मुग़ल एम्परर कितने थे, 12 थे। बहादुर शाह 1, ठीक है, ज़फ़र नहीं है, ये फर्स्ट बहादुर शाह हैं, ठीक है, बहादुर शाह 2 होते हैं, तो ये बहादुर शाह 1 है। बहादुर शाह 1 7th मुग़ल एम्परर है, ठीक है। औरंगज़ेब के बाद आता है औरंगज़ेब का बेटा बहादुर शाह 1, सन ऑफ औरंगज़ेब, सबसे बड़ा बेटा होता है औरंगज़ेब का, सबसे बड़ा। 1707 to 1712 इतने साल इसका रूल चलता है, ठीक है, 5 साल। मुआज़्ज़म इसका ओरिजिनल नेम होता है बहादुर शाह 1 का,
तो पूछ जाता है एग्ज़ाम में, पूछें कि मुअज़्ज़म किसका रियल नेम होता है, तो बहादुर शाह 1 का होता है। टाइटल ये अपने आप को कह देता है, शाह आलम 1 का ही टाइटल देता है खुद को। अब ये होता है कि जो औरंगज़ेब होता है ना, औरंगज़ेब का 36 का आंकड़ा होता है, किससे? मराठास से, शिवाजी महाराज से। तो जो शिवाजी महाराज होते हैं, जो मराठा अम्पायर इस्टेब्लिश करते हैं, मराठा अम्पायर, उससे जो इस्टेब्लिश करते हैं वो होते हैं शिवाजी द ग्रेट। और जो शिवाजी एम्परर होते हैं ना, वो औरंगज़ेब के नाक को चने चबा देते हैं, मतलब औरंगज़ेब को बहुत परेशान कर देते हैं मराठा, तो औरंगज़ेब तो मर जाता है। अब जो वो होता है शिवाजी के 2 बेटे होते हैं, कहानी सुनना। शिवाजी के 2 बेटे होते हैं, संभाजी और राजाराम, ठीक है। तो संभाजी और राजाराम शिवाजी के 2 बेटे होते हैं, संभाजी एंड राजाराम। तो संभाजी का बेटा होता है साहू, मतलब संभाजी बड़ा बेटा है और संभाजी का बेटा है साहू। और राजाराम शिवाजी का दूसरा बेटा है राजाराम। तो राजाराम के बेटे यानी कि छोटे बेटे के बेटे का राज तिलक करवा देता है, उसे एम्परर बना देता है, ठीक है। तो जो साहू होता है, संभाजी का बेटा, मतलब जो बड़े ये साहू है, संभाजी एंड राजाराम। तो साहू तो छोटा बेटा है, तो छोटे बेटे के बेटे का साहू को अरेस्ट कर लेता है। कौन कर लेता है? औरंगज़ेब। शिवाजी के 2 बेटे हैं, संभाजी एंड राजाराम, और जो संभाजी का बेटा है वो है साहू, और राजाराम का जो बेटा है उसके बेटे का राज तिलक करके उसे मुग़ल एम्परर बना देते हैं ये, ठीक है। तो औरंगज़ेब ने किसको अरेस्ट कर रखा था? साहू को, ठीक है, साहू को अरेस्ट कर रखा था। साहू को जेल से छोड़ देता है। बहादुर शाह 1 जो है ना, कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। जो भी औरंगज़ेब ने बुरे काम किए होते हैं ना, उनको सबको ठीक करने की कोशिश करता है बहादुर शाह 1, ठीक है। तो ये क्या करता है? सेक्युलरिज्म फिर से प्रमोट करता है, क्योंकि औरंगज़ेब ने तो बहुत लोगों को मारा काटा था। तो बहादुर शाह 1 इन्हें ठीक करने की कोशिश तो धुरंधर शाह जो बहादुर शाह 1 है, वो क्या करता है? बहादुर शाह 1 जो औरंगज़ेब ने काम किए होते हैं ना, मार काट मचाई होती है, अपने भाई को मार दिया, तो ये उसका जो काम है ना, वो संभालने की कोशिश करता है और थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करता है, बट कर नहीं पाता है। 5 साल तक टिकता है। फिर ये पैसिफिक पॉलिसी फॉलो करता है मराठास के साथ, क्योंकि मराठा ने औरंगज़ेब का जीना हराम कर दिया था और औरंगज़ेब मर गया। औरंगज़ेब को बिल्कुल परेशान कर दिया, तंग कर दिया मराठास ने, शिवाजी ने। तो बहादुर शाह 1 अच्छा करने की कोशिश करता है, बट कर नहीं पाता। उसके बाद जो शिवाजी के बेटे होते संभाजी, और संभाजी का बेटा है साहू, जिसे औरंगज़ेब ने अरेस्ट कर लिया था। साहू को जेल में बंद कर दिया था। किसकी जेल? मुग़ल एम्पायर की जो जेल होती थी, उसमें बंद कर दिया था। तो ये साहू को रिलीज़ कर देता है बहादुर शाह 1। फिर आता है जहादर शाह 1712 to 1713, 1 साल रहता है। 8th मुग़ल एम्परर है ये। और ये कौन है? सन ऑफ बहादुर शाह 1, बहादुर शाह 1 का बेटा है, 8th एम्परर जहांदर शाह। फिर इसका एक भतीजा होता है जहादर शाह का, फ़ारुख शियार 1713 to 1719 तक रहता है। नेफ्यू है जहांदर शाह इसका, मतलब जहांदर शाह का भतीजा है ये फ़ारुख शियार जहांदर शाह का भतीजा होता है। फ़ारुख शियार 2 गुंडे बुलवाता है। गुंडे यानी कि बहुत ऐसे आदमी जो गुंडे बुलवाता है, ठीक है, डॉन बुलवाता है 2। एक का नाम होता है अब्दुल्ला खान और एक का नाम होता है हुसैन खान। अब्दुल्ला खान और हुसैन खान को सैयद ब्रदर्स कहते हैं और इन्हें किंग मेकर कहते हैं, क्योंकि ये फ़ारुख शियार को राजा बनाते हैं, ठीक है, और रफ़ीउद्दर्जत को बनाते हैं और रफ़ीउद्दौला को बनाते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे। तो फ़ारुख शियार 2 गुंडे बुलवाता है, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन खान। सैयद ब्रदर्स कहते हैं इन्हें और इन्हें किंग मेकर कहते हैं। तो किंग मेकर किसको कहते हैं?
अब्दुल्ला खान एंड हुसैन खान को। तो फ़ारुख सियार अपने चाचा को जहादर शाह को किल करवा देता है, मरवा देता है, ठीक है। तो जो फ़ारुख सियार होता है ना, जहादर शाह अपने चाचा को मरवा देता है कि ठीक है, तो जहादर शाह को मरवाता है। 1713 में से थ्रोन मिलती है विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। तो सैयद ब्रदर्स जो होते हैं ये अब्दुल्ला खान एंड हुसैन खान, ये दोनों गुंडे इसे बना देते हैं मुग़ल एम्परर फ़ारुख सियार को, 9th मुग़ल एम्परर। ये अपने चाचा जहादर शाह को मरवा देता है। सैयद ब्रदर्स भाई फिर क्या होता है, जो फ़ारुख सियार होता है ना, ये जब मुग़ल एम्परर से बना देते हैं जो अब्दुल्ला खान एंड हुसैन खान है, तो ये ना फ़ारुख सियार बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है, मतलब एटीट्यूड आ जाता है इसमें। तो सैयद ब्रदर्स को भी समझ आ जाता है कि भाई फ़ारुख सियार में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है और मैंने ही इन्हें मुग़ल एम्परर बनाया है, किंग मेकर्स ने, सैयद ब्रदर्स ने, ठीक है। तो सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला खान एंड हुसैन खान इस फ़ारुख सियार को निपटा देते हैं 1719 में, क्योंकि जो बनाता है वो बिगाड़ने का भी दम रख सकता है। मतलब इसने इन्हें एम्परर बनाया था सैयद ब्रदर्स ने, तो इसने ही फ़ारुख सियार को निपटा दिया 1719 में। उसके बाद जो ये किंग मेकर्स होते हैं ना, दोनों भाई अब्दुल्ला एंड हुसैन खान, ये कुछ टाइम के लिए एक और मुग़ल एम्परर बनते हैं। यह 10th मुग़ल एम्परर रफ़ीउद्दर्जत को किंग बना के बिठा देते हैं। ये दोनों भाई सैयद ब्रदर्स की मदद से रफ़ीउद्दर्जत मुग़ल एम्परर बनता है, 10वां मुग़ल एम्परर, और ये 3 महीने और 4 दिन तक ही टिकता है बस। तो पूछ जाता है एग्ज़ाम में कि विच मुग़ल एम्परर रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए जिसने रूल किया था वो था रफ़ीउद्दर्जत। तो 3 महीने और 4 दिन ये टिका, फिर इसे ट्यूबरक्लोसिस हो गई, लंग डिसीज़ हो गया था इसे, फिर ये मर गया लंग डिसीज़ से, ठीक है। और फिर इसी का भाई होता है रफ़ीउद्दौला रफ़ीउद्दर्जत का ही भाई होता है। रफ़ीउद्दर्जत के बाद रफ़ीउद्दौला को जो सैयद ब्रदर्स होते हैं किंग मेकर्स, वो इसको बिठा देते हैं मुग़ल एम्परर पे। तो ये होता है 11th मुग़ल एम्परर, ठीक है। तो 11th मुग़ल एम्परर होता है ये रफ़ीउद्दौला, इसे किंग बना के बिठा देते हैं। ये भी 4 महीने तक ही मतलब रूल करता है, 4 महीने बनता है ये भी, और फिर इसे डिसेंट्री हो जाती है, एक बीमारी होती है, फिर ये मर जाता है। तो ये शॉर्टेस्ट रूलिंग मुग़ल थे दोनों, रफ़ीउद्दर्जत एंड रफ़ीउद्दौला। बट सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम किसने रूल किया है? रफ़ीउद्दर्जत ने। फिर उसके बाद है मोहम्मद शाह 1719 से 1719 टू 48, 12th मुग़ल एम्परर है। मोहम्मद शाह रंगीला नाम है इनका पूरा, रंगीला, क्योंकि ये थोड़े रंगीले किस्म के ही थे। मतलब ये बहुत, जो वुमेन्स होती है ना, बहुत सेक्सुअल टाइप के थे ये। वुमेन से मतलब बहुत सारी औरतों का नाच देखना, डांस देखना, तो ये सब ये चीज़ें करते थे, तो इन्हें रंगीला कहते थे, रंगीला। फिर रूल्ड विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। तो सैयद ब्रदर्स जो थे उन्होंने फ़ारुख सियार को बनाया, फ़ारुख सियार के बाद रफ़ीउद्दर्जत को बनाया, रफ़ीउद्दौला को बनाया, और अब मोहम्मद शाह को मुग़ल एम्परर बना दिया। 12th मुग़ल एम्परर हैं, सैयद ब्रदर्स की मदद से ही ये एम्परर बने थे। मुग़ल्स में इनके टाइम में डिवीज़न होने लग गई और ग्रुप्स फॉर्म होने लग गए। मैंने आपको बताया था ना, औरंगज़ेब तक ही मुग़ल पावरफुल थे, अब वीक होने लग गए मुग़ल, सारा वीक थे। बहादुर शाह 1 भी वीक था, फिर उसके बाद जहादर शाह भी वीक था, 1 साल ही रूल किया उसने। फिर जो आगे आए फ़ारुख सियार, थोड़ा रूल किया, बट फ़ारुख सियार ज़्यादा बनने लग गया था, सैयद ब्रदर्स ने उसे निपटा दिया, ठीक है ना, क्योंकि जो बनाता है वो बिगाड़ भी सकता है। फिर सैयद ब्रदर्स ने रफ़ीउद्दर्जत को बनाया, रफ़ीउद्दौला को बनाया, फिर मोहम्मद शाह रंगीले को बनाया। अब ये रंगीले के टाइम पे क्या हुआ कि ग्रुप्स फॉर्म होने लग गए, और 1748 में ये मर गया। और फिर सैयद ब्रदर्स, मतलब ये जो किंग मेकर्स थे, जो राजा बना रहे थे, ये भी मर गए। उसके बाद अहमद शाह आता है 1748 टू 1754, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आलमगीर टू आता है 1754 टू 1759। अज़रुद्दीन आता है, इसका ये जहांदार शाह का बेटा होता है। आलमगीर टू का ओरिजिनल नेम होता है अजरुद्दीन। फिर शाह आलम 2 आता है 1759 टू 1806। फिर
अकबर तो हमारा मेन था, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत थी जिसकी, ठीक है, महामंगा और बैरम खान वाला, ठीक है। अब एक और अकबर होता है मुग़ल एम्परर्स में ही, लास्ट में आता है अकबर टू 1806 to 1837। और बिल्कुल लास्ट मुग़ल एम्परर होते हैं हमारे बहादुर शाह सेकंड। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी, तो बहादुर शाह सेकंड होते हैं। एक तो बहादुर शाह 1 था, अब ये है बहादुर शाह 2। तो बहादुर शाह सेकंड होते हैं लास्ट मुग़ल एम्परर, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में होते हैं इंक्लूड, और ये रिवोल्ट ऑफ 1857 को लड़ते हैं। 1857 में रिवोल्ट होता है, मंगल पांडे मेरठ से स्टार्ट होता है। क्या रीज़न होता है, क्यों होता है, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। अब तक हमने देखा कि जो पोर्टुगीज़ है वो 1498 में इंडिया में आए थे। वास्को डी गामा कैलीकट में ट्रेड कर रहे थे, वहाँ पे राजा होता था जिमोरिन, उससे परमिशन लेके। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में 1602 में, उसने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई। ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई है इंडिया में और वो ट्रेड कर रही है। तो ये तीनों कंपनी आके ट्रेड कर रही है इंडिया में। और ये लेक्चर मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। और साथ साथ मुग़ल भी चल रहे हैं और मराठास भी चल रहे हैं पैरेलली, और मुग़ल अम्पायर अब ख़त्म हो चुकी है। अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर के बीच में होगी 1757 में बैटल ऑफ बक्सर। ब्रिटिश की पॉलिसीज़ देखेंगे हम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप, सब्सिडियरी लाइंस, और हम देखेंगे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस भी थोड़ा पढ़ेंगे हम, ठीक है, कि कैसे कैसे रूल कर रहे थे, कैसे कैसे मराठा अम्पायर बनी, सब चीज़ देखेंगे। और हम मॉडर्न हिस्ट्री तक पढ़ेंगे पूरा। हम देखेंगे कि कांग्रेस कैसे बनी, कैसे गांधी जी इंडिया में आते हैं और गांधी जी के क्या क्या मूवमेंट होते हैं, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया आज़ाद होता है, सब पढ़ेंगे हम। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।